क्या होता है मार्केटिंग ऑफिसर, क्या होता है, क्या वर्किंग होती है बैंक के अंदर, क्या क्या कार्य आपको करने पड़ते हैं? मार्केटिंग बेसिकली सर हमें बैंक को बिजनेस देना होता है। तो बेसिकली आपको जो टास्क मिलते हैं इसमें भी दो तीन तरह के पहलू होते हैं। या फिर आपको रिटेल दे देंगे, रिटेल में आपको होम लोन के लिए, व्हीकल लोन्स के लिए, पर्सनल लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए आपको क्लाइंट आपको जोड़ने पड़ते हैं। पेपर इसका पीओ से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर जो कंपटीशन का लेवल है वो कम हो जाता है, इसके कारण कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई जीए की शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। दिव्यांग, आपकी क्या थी? और वो बच्चे जो जीए में काफी लैक करते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? आपको हट जाना है रीजनिंग मैथ से। जब आपका प्री क्लियर हो गया, यू कैन फोकस ऑन 3 hours ऑन फिलिप कॉटलर, 2 hours ऑन फ्रंट फेयर। दैट्स द स्ट्रेटजी ओनली। 25 days, नो अदर थिंग्स। यू कैन डेफिनेटली क्रैक द पेपर, दैट माय वर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसओ या फिर मैं कहूं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये एक ऐसी वैकेंसी आती है बैंकिंग के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, एसबीआई के अंदर, जहां पे बहुत सारे बच्चे को तो ये पता ही नहीं होता कि सर मैंने तो केवल ग्रेजुएशन किया है, मुझे एसओ भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। इवन जिनने स्पेशलाइजेशन करी होती है आईटी में भी या फिर मार्केटिंग में भी, एचआर में भी, उन्हें भी बहुत क्लैरिटी से आइडिया नहीं होता है कि एसओ का हम जो है वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं या एसओ की हमारी वर्किंग क्या होती है। एज अ टीचर हमेशा हम इस चीज के रिगार्डिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जानना आपको बहुत जरूरी है उन स्टूडेंट से भी जो ऑलरेडी शायद बैंक में, आईबीपीएस में, एसबीआई में इस पोस्ट में कार्यरत हैं। वो आपको अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करी होगी और कौन कौन से हर्डल आप फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, उसका वो आपको डिटेल एनालिसिस बताएंगे। सो आज हमारे साथ दिव्यांग हैं। हाय दिव्यांग, हाउ आर यू? नमस्ते सर, बहुत बढ़िया सर। नमस्कार दोस्त। दिव्यांग, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप प्रॉपर कहां से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है और कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस एसओ की पोस्ट में हुआ है और अभी कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? तो शुरुआत करता हूँ सर। मेरा जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ है और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो बीकॉम में की है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए की है, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग और फाइनेंस था। तो तैयारी की बात करें, अभी मेरा जो सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, तो मेरा यूनियन बैंक में हुआ है। ओके, ठीक है। तो आप यूनियन बैंक में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, और आज मुझे 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। आज आपको लगभग 2 से 2.5 साल जो है वो बैंक में हो गए हैं। हाँ जी दिव्यांग, सर। क्या होता है मार्केटिंग ऑफिसर, क्या होता है, क्या वर्किंग होती है बैंक के अंदर, क्या क्या कार्य आपको करने पड़ते हैं? मार्केटिंग बेसिकली सर हमें बैंक को बिजनेस देना होता है। तो बेसिकली आपको जो टास्क मिलते हैं इसमें भी दो तीन तरह के पहलू होते हैं। या फिर आपको रिटेल दे देंगे, रिटेल में आपको होम लोन के लिए, व्हीकल लोन्स के लिए, पर्सनल लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए आपको क्लाइंट आपको जोड़ने पड़ते हैं। और लाइबिलिटी की बात करें तो कासा आ जाता है, जैसे करंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गई, टर्म डिपॉजिट्स हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए। इसके लिए आपको क्लाइंट जोड़ने पड़ते हैं। और तीसरा जो पहलू आता है कॉर्पोरेट्स का, कॉर्पोरेट्स को कैश क्रेडिट लिमिट देना पड़ता है, फाइनेंस लिमिट देने पड़ते हैं, अदर थिंग ओवरड्राफ्ट देना। तो ये 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है मार्केटिंग का। तो इसको ओके, नॉर्मली आपको कस्टमर्स को समझाना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। आपको कैसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या इंटरेस्ट रेट्स मिलेगा। नॉर्मल आपको प्रेजेंटेशंस भी देना पड़ता है कस्टमर। तो दिस इज मार्केटिंग ओनली। अच्छा, इसमें कई सारे बच्चों का एक सवाल होता है दिव्यांग कि ये जो सर एसओ वाले जो ये कैंडिडेट्स होते हैं, क्या ये जनरली इसलिए भी एचआर, मार्केटिंग या एमबीए या फिर एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं कि इनको आईबीपीएस में जाना है, या इन्होंने मतलब कभी भी पीओ को टारगेट नहीं किया, क्लर्क को टारगेट नहीं किया, इनने एसओ को ही केवल टारगेट क्यों किया? इसका जवाब क्या होगा दिव्यांग? सर जैसे मैं अपना लेके चलूं तो मैंने सब पहले पीओ को ही टारगेट किया था। तो मार्केट उस टाइम पे तो पता था कि पीओ का जो क्या लेवल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, उसमें कंपटीशन का जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इवन क्लरिकल में भी ऐसा कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एसओ में ये है कि आपका जो कंपटीशन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। पर पेपर की बात करूं, पेपर डिफिकल्ट ही रहता है। पेपर इसका पीओ से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर जो कंपटीशन का लेवल है वो कम हो जाता है, इसके कारण कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो इसके आपके आईबीएस एसओ के जो निकलने के चांस है वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पीओ एंड क्लर्क। तो मैंने पीओ का भी दिया था, मेरा 1 मार्क से रह गया था पीओ। तो नेक्स्ट मैंने एसओ का दिया था, तो मेरा ये निकल गया था। और जो मेरी तैयारी पीओ लेवल की थी तो मेरा ये आराम से निकल गया था। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी पीओ लेवल की अच्छी तैयारी है, 6-7 महीने से आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो एसओ विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू।
मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी का पीओ जो है वो अगर 5-6 महीने का बेसिक कॉन्सेप्ट उसने पढ़ लिया है तो वो एसओ एसओ के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है और बहुत अच्छे से उसका एसओ क्लियर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। दिव्यांग, जब हम सिलेबस की बात करते हैं, जैसे आपने सबसे पहले बैंकिंग है, जैसे आप पीओ के ही कह रहे हैं कि आपने पहले पीओ की तैयारी करी, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो 4 सब्जेक्ट आपको सामने दिखे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। बहुत हाँ सारे जी। बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं और बहुत सारे बच्चों को इन चारों सब्जेक्ट में प्रॉब्लम भी होती है। आपका एक, जो मैं कहूं, स्ट्रॉन्ग एरिया इन चारों में से क्या था? वीक एरिया आपका क्या था? और वीक एरियाज में आपने कैसे काम किया, कैसे आपने उसको स्ट्रॉन्ग किया? मेरा जो सर वीक एरिया था वो रीजनिंग और मैथ था। इंग्लिश मेरा शुरू से स्ट्रांग था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की थोड़ी आदत। तो रीजनिंग तो सर आपकी बदौलत मेरा बहुत अच्छा हो गया था। स्टार्टिंग में सर मैंने आप अब आपको जर्नी बताता हूँ। मैंने सबसे पहला एग्जाम आरआरबी का दिया था। तो आरआरबी के एग्जाम में जो मेरे मार्क्स आए थे वो सिर्फ 10 मार्क्स आए आउट ऑफ 80। तो मेरे को लगा कि मेरे से नहीं होगा सर। तो सडनली मेरे को आप, प्रबल सर, अंकित सर और चौथा यशी मैडम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा रीजनिंग का जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे इतना अच्छा हो गया। तो एक टाइम मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे रीजनिंग में फुल मार्क्स आए। तो अगर आपका जैसे अगर वीक एरिया है, मेरा जैसे वीक एरिया रीजनिंग था, तो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। मैं क्या करता था, पहले पजल पकड़ लेता था, सिटिंग रेंज में पकड़ लेता था। उसके कारण मेरे बाकी क्वेश्चन रह जाते थे। तो जो बच्चे खासकर ये गलती करते हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा जरूरी है इसमें। इसमें ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन करके ही आना है, पजल आपको करके ही आनी है, नो। आप अगर अपना ये सिलोजिज्म, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, अगर ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है, मोर देन इनफ फॉर यू। अब मेरे टाइम पे सर अगर ये पेपर 125 का है तो आप यकीन नहीं करेंगे उस टाइम कट ऑफ सिर्फ 24 पे आया था। तो आप खुद लगा लीजिए हिसाब कि इसका जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट जरूर होता है, पर कंपटीशन कम रहता है तो कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। एक चीज तो आपने दिव्यांग बताई, लाइक रीजनिंग के रिगार्डिंग, की रीजनिंग लगभग आपने बेसिक से क्लियर किया और एक अच्छे मार्क्स आपने गेन किए। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है दिव्यांग की, यार कैसे सॉल्व करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। आपने कैसे किया और आपकी स्ट्रेटजी मैथ्स के रिगार्डिंग एकदम स्क्रैच से क्या थी? मैथ्स का बेसिक ये है, सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज परसेंटेज एंड रेशो। अगर ये आपके स्क्रैच से लेके एडवांस तक क्लियर है तो आपको कोई भी सम निकालो आपको सबसे इजी लगेगा। पार्टनरशिप में भी रेशोज आ जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज आ जाता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पकड़ के चलो क्वेश्चन, ट्रेन एंड डायरेक्शंस ले लो, इसमें भी रेशो और परसेंटेज बहुत हेल्प करते हैं आपको। तो बिल्कुल जो स्क्रैच से बिल्कुल बिगिनर्स है, दो चीजें हमेशा पहले क्लियर रखो, रेशियोस एंड परसेंटेज। इसको बेस से लेके एडवांस तक लेके जाओ, 8 से 10 लेक्चर लगाओ, प्रैक्टिस करो। अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया देन नेक्स्ट आप ये पकड़ो, ट्रेन एंड दिस वन पार्टनरशिप। ये सारे धीरे धीरे आप इसको क्लियर करो, 2-2, 3-3 लेक्चर लगा के। आफ्टर का सबका बेस क्लियर हो गया देन गो फॉर मॉक टेस्ट। डेली आप एक मॉक दीजिए। 1 घंटे मेरे हिसाब से 1 घंटा मॉक देने को लगता है, उसको बाद में सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 या 3 घंटे लगते हैं, मोर देन इनफ अगर आपका बेस क्लियर है सारा। तो सिंप्लीफिकेशन, ये नॉर्मल इसकी प्रैक्टिस ज्यादा रखिए। पहले यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, ये पहले टैप कीजिए। डोंट गो फॉर डीआई, डीआई हमेशा लास्ट में पकड़िए। तो इससे आपके 5 नंबर अगर सिंप्लीफिकेशन के आ गए, 5 नंबर आपके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। तो अगर सिंगल कट ऑफ भी देखे तो 6 से 7 ही जाता है मैथ्स का, तो वहां पे आप सेफ हो जाते हैं। देन यू गो फॉर अदर थिंग। राइट, राइट। दिव्यांग, आपने कहा कि आपका इंग्लिश जो है वो शुरू से ही स्ट्रांग था। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन कि आप इसका आंसर बेटर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे दिव्यांग जो बैंकिंग या इंश्योरेंस की तैयारी करते हैं, दीज आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, उनको बहुत इंग्लिश का बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता है। आपके हिसाब से उनकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी इंग्लिश की कैसी होनी चाहिए ताकि वो इंग्लिश में अच्छे खासे स्कोर प्रीलिम्स में भी कर पाए और मेंस में भी कर पाए? सबसे पहले तो वो क्या करे, अपने पहले ग्रामर, जो ग्रामर्स के लेक्चर है, जो प्रनाउन है, नाउन है, ये जो इडियम्स है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। उसके बाद जो अपना एक रूटीन जो मॉर्निंग में रखें। जो पहला चीज जो मेरे हिसाब से करना चाहिए इनको, 7 बजे 8 बजे जो भी फर्स्ट थिंग द मॉर्निंग दे हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़े, खासकर द हिंदू। उसमें आर्टिकल को पढ़े। आर्टिकल में क्या होता है, जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना,
तो उसको आप साइड पे मार्क करके कहीं लिखे और उनके 4-5 मीनिंग और देखे क्या बनते हैं। तो उसको अब अगर आपने वो एक दिन में न्यूज़पेपर रीड कर लिया, उसके सारे वो वर्ड्स लिख लिए, मेरे हिसाब से 20 से 30 एक वर्ड एक दिन के वर्ड निकलेंगे यहाँ पे 100%। वो वर्ड लिख के उसका सब जो उसके सिनोनिम्स है वो सब लिख के नेक्स्ट डे उसको फिर रिवाइज करना है। तो डेली बेसिस पे आपको ये करना है। वो मॉर्निंग उठ के पहले वो रिवाइज करना है, देन अगला अखबार पढ़ना शुरू करना, उसके वर्ड के नेक्स्ट डे वो आपको फिर रिवाइज करना है। सो वंस इन अ वीक आपको जितने भी वर्ड्स आपके एक वीक में 100 वर्ड्स हो गए तो उसको एक बार जस्ट रीड करना है। तो वो आपका मतलब बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे इन दिस इंग्लिश। और आपको रीडिंग, बस अपना रीडिंग स्ट्रॉन्ग करना और कुछ नहीं, बाकी आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि इसके आगे ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्या बनेगा। तो इसको इंग्लिश को थोड़ा टाइम लगेगा, मैथ्स और रीजनिंग क्लियर हो जाएंगे, इंग्लिश को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। मेरा ये कंसेप्ट है। जनरल अवेयरनेस दिव्यांग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें मालूम ही नहीं होता कितना पढ़ना है। किसी ने हमें गाइड कर दिया 6 महीने पढ़ लो, किसी ने कहा 8 महीने पढ़ लो, पता चला मोदी जी आज यहाँ हैं, कल मोदी जी वहां पहुंच गए, फिर मोदी जी वहां पहुंच गए, वहां से नई नई न्यूज बन के आ गई। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई जीए की शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। दिव्यांग आपकी क्या थी, और वो बच्चे जो जीए में काफी लैग करते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? सो जीए की मेरी स्ट्रेटेजी तो थी, एक तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था डेली के। तो 1 या 2 घंटे का लेक्चर होता था, अंकित सर पढ़ाते थे, तो 2 घंटे का वो लेक्चर मॉर्निंग का होता था मेरा। जैसे 7 से 8 मैंने हिंदू पढ़ा, उसके वर्ड्स लिखे, देन 8 से 9 मेरा लेक्चर था इसका, करंट अफेयर्स का। तो 1 घंटा ये पढ़ता था। 1 घंटा पढ़ के फिर दूसरी साइड से डिफरेंट करंट अफेयर्स पढ़ता था, दोनों अलग। जैसे 14 क्वेश्चन मान लीजिए आप सुबह मैंने पढ़े, उसमें से 10 क्वेश्चन वो सेम निकलेंगे, 4 थोड़े अलग होंगे। तो वो आपको जस्ट रीड करने हैं। तो करंट अफेयर आपको 2 टाइम चलना है, मॉर्निंग में और नाइट में। 1 घंटा मॉर्निंग को देना है, 1 घंटा नाइट को देना है। और यही जो सभी करंट अफेयर्स पढ़े हैं वंस इन ए वीक आपको ये रिवाइज करने हैं। वंस इन ए वीक होने के बाद मंथली इसको लास्ट में फिर आपको ये रिवाइज करना है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि मतलब जितना पढ़ ले उतना ही कम है। इसमें आपको जीए भी आ सकता है और जनरल अवेयरनेस भी आ सकता है, करंट अफेयर्स भी आ सकता है। दोनों आपको करंट अफेयर से ही जीए आपको कवर करना पड़ेगा। जीए भी क्वेश्चन ऐसे नहीं डालेंगे कि आपको ये डाल दिया, वो भी जीए का क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा। तो ये ध्यान रखना, करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा दबाव देना। राइट राइट। दिव्यांग, एसओ में जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस हम सभी जानते हैं एसओ का मेंस पीओ जैसा तो नहीं होता है। आपके कोर सब्जेक्ट का वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे दिव्यांग एसओ के मेंस में लगातार कि सर कोई बैच लॉन्च कर दीजिए, कुछ बैच हमें मिल जाएगा, कहीं से कुछ कोर्स मिल जाए, कुछ ऐसा। और आप जानते हैं कि जनरली मेंस एसओ मेंस के जो कोर्सेज हैं वो बहुत रेयर आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है डिग्री में आपको उसे ही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं पर्टिकुलरली मार्केटिंग की बात करूं दिव्यांग, तो मेंस में क्या आता है, क्या पूछा जाता है? अगर आपने एमबीए किया है या आपने मार्केटिंग से मतलब जो भी आपकी डिग्री है, कितना उसको पढ़ना चाहिए कि आपका मेंस का फॉर्मेट क्लियर हो जाए? मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं सर। तो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, 60 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके करंट अफेयर के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके वही होंगे जो आपने एमबीए मार्केटिंग की है। अगर आपने एमबीए में मार्केटिंग अच्छी तरह से उसको ए टू जेड डीपली आपने स्टडी किया है तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप पहले शॉट में इसको निकाल सकते हैं। अगर एडिशनली आपका मार्केटिंग अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप यू कैन गो फॉर फिलिप कॉटलर। अगर आप फिलिप कॉटलर बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं, 25 दिन मेरे हिसाब से काफी रहेंगे, अगर दिन के आप 3 घंटे भी देते हैं। अगर आपका प्री क्लियर हो गया देन डोंट गो फॉर एनीथिंग, जस्ट गो फॉर दिस फिलिप कॉटलर प्लस करंट अफेयर्स। 2 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए, 3 घंटा फिलिप कॉटलर को दीजिए, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, 4 पेज ऑफ 7 पेज ऑफ मार्केटिंग, मास्लो हायरार्की थ्योरी, वट एवर इज देयर, यू शुड गो फॉर दैट, फोकस ऑन दैट थिंग ओनली। बस आपको मेंस निकाल रहा है, आपको भटकना नहीं है कि ये पेपर आ गया तो मैं ये भी क्लियर करूंगा, ये आ गया ये भी क्लियर करूंगा। रीजनिंग आपको हट जाना है रीजनिंग मैथ से जब आपका प्री क्लियर हो गया। यू कैन फोकस ऑन 3 hours on Philip Kotler, 2 hours on current affair. That's the strategy only. 25 days, no other things. You can definitely crack the paper. That my word. Mark my words. This is the strategy which I have followed. थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। दिव्यांग, आपने क्या बताया बुक का नाम? फिलिप कॉटलर। Philip Kotler. Yes. ये मार्केटिंग के लिए बुक आती है। हाँ, he is the father of marketing.
ठीक है, तो अगर आप इस बुक को जो है वो प्रॉपर पढ़ लेंगे, तो जैसा दिव्यांग कह रहे हैं कि अगर आपने एमबीए मार्केटिंग में लेट सपोज अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा डीप नहीं है, तो इस बुक जो है वो बुक के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे दिव्यांग आपने एक चीज कही कि 60 नंबर का पेपर है जिसमें 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, रेस्ट 50 नंबर आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ये जो आपने स्टेटमेंट दिया कि अगर आपने एमबीए मार्केटिंग प्रॉपर अच्छे से किया है तो वो 50 नंबर आपके लिए आसान होगा, क्या ये सेम स्टेटमेंट एचआर, सेम स्टेटमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल, सेम जो स्टेटमेंट है बाकी जो भी एसओ स्पेशलाइजेशन है सभी में लागू होगा? सभी में लागू होगा, बट आई थिंक एग्रीकल्चर में से थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा 2-3 बुक्स और रेफर करनी पड़ेंगी। पर एचआर में पर्सोनल मैनेजमेंट और इसमें मार्केटिंग में फिलिप कॉटर, तो ये दीज आर इनफ टू क्रैक द पेपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिव्यांग हमें ये कह रहे हैं कि लेट सपोज अगर आप एसओ को टारगेट कर रहे हैं, लेट सपोज आपका एचआर मैं कहूं कि जो है वो स्पेशलाइजेशन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं भी है जब आपने डिग्री करी थी, तो भी कुछ बुक्स आती हैं, उन बुक्स को अगर आप डीप अध्ययन करेंगे तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है एसओ जो है वो क्लियर करने के लिए। दिव्यांग, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट की भूमिका आप कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं? और वो बच्चे जो अभी शायद मॉक टेस्ट की वैल्यू नहीं करते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मॉक टेस्ट सर, बिना मॉक टेस्ट के पेपर निकालना इज लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। मॉक टेस्ट तो आपको डेली ही रखना ही पड़ेगा। सर एसओ का मैं अगर बात कहूँ तो इसका प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो पीओ के प्री से थोड़ा ऊपर होता है और मेन से थोड़ा नीचे होता है, बीच का लेवल होता है। बिल्कुल। तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि विच शुड आई पिक, कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करूं मैं। तो उसका मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो पाएगा। मॉक टेस्ट से ये है कि आपका स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो जाएगा। अगर पहले दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 20 मार्क्स आए, 125 मार्क का पेपर होता, यू कैन टारगेट फॉर 80। जब तक आप 80 मार्क्स पे मॉक में नहीं पहुंच पाओगे, यू कांट गो फॉर दिस वन प्रीलिम्स। अगर आप मॉक में 80 मार्क्स 125 में से ले पा रहे हो, यू कैन वेरी वेल क्लियर द एग्जाम। तो मेरे टाइम पे जो कट ऑफ था, दैट टाइम वाज 24 ओनली, बट आई हैव स्कोर्ड 82 बिकॉज मेरा कंसेप्ट सब क्लियर थे। मेरी तैयारी एसबीआई पीओ लेवल की थी। तो उस वो जो आपकी तैयारी पता चलेगी, वो आपके कंसेप्ट से नहीं पता चलेगी, वो मॉक से ही पता चलेगी। तो मॉक ही आपको कॉन्फिडेंस दे पाएगा, ये तैयारी से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब आपके बेसिक्स सब क्लियर हो जाएं, तो डेली एक मॉक देना शुरू कीजिए, चाहे रात में कीजिए, चाहे दोपहर में कीजिए, चाहे सुबह कीजिए, वट एवर द टाइम टेबल यू आर प्लानिंग। तो बस मॉक का यही इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी आप समझ रहे हैं सभी। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, जैसे दिव्यांग ने कहा कि 24 कट ऑफ गई थी और दिव्यांग का जो स्कोर था वो 82 था, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ के नंबर से काफी ज्यादा डिफरेंस है। और इसका कारण ये था कि इन्होंने एक स्टडी का जो इनका लेवल था, प्रिपरेशन का जो एक लेवल था, काफी डीप था, लगातार ये स्टडी करते थे, कंसिस्टेंस जो है वो स्टडी करते थे। बीइंग अ टीचर, चूंकि मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व किया करता था उस टाइम पे भी आज भी, तो ये बहुत क्लियर है कि अगर आप कंसिस्टेंट अभ्यास करेंगे तो ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं है जो आप पा ना पाए। दिव्यांग, सामाजिक प्रेशर तैयारी के दौरान हमें जितना महसूस होता है उतना पूरे लाइफ लॉन्ग कभी नहीं महसूस होता। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, 2-4 महीने हो गए, तो सबसे पहला तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारे माता पिता से ज्यादा चिंता हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों को होने लगी है, हमारे रिलेटिव्स को होने लगी है। फिर हमें पता चला कि एक आध दोस्त यार आईटी में पहुंच गया है और हमको स्टेटस लगा के बता रहे कि अरे भाई तेरे भाई का पैकेज इतना हो गया है। फिर इसके बाद 2-4 चीज। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है दिव्यांग, मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, समाज ने मुझे कहा कि देखो हमने तो कहा था कि इसका एग्जाम नहीं क्लियर होगा और मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो हमें क्या लगता है कि यार लोग भी सही बोल रहे हैं और मेरा एग्जाम क्लियर भी नहीं हो रहा है, पक्का मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, मुझे अब एग्जाम को क्विट कर देना चाहिए। ये बहुत सिचुएशन हमने आजकल कॉमन स्टूडेंट्स के बीच देखी है। आई एम श्योर दिव्यांग, आपने भी कुछ ना कुछ ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी होगी। आपने इन सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया, और जो ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? ये जो सिचुएशन है, ये 100% हर किसी के लाइफ में आता है। मेरे लाइफ में भी आया था। आस पड़ोस की बात करें तो जो सभी थे को बोलते थे कि इसको अभी ये तो उसकी उम्र हो गई है, इसको अभी इसने एमबीए भी कर लिया है तो इसको प्राइवेट नौकरी की तरफ भेजो ना, व्हाई इज डूइंग दिस थिंग्स। तो लक्ष्य आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है।
स्वार्थी आपको होना ही पड़ेगा, अगर बस आपको सपोर्ट चाहिए मदर और फादर का। और बाय गॉड ग्रेस मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने सिर्फ फादर से इतना कहा था कि मुझे 1 साल का टाइम दे दो। मैंने अप्रैल 2021 में तैयारी शुरू की थी, मैंने मई 2022 तक का टाइम मांगा था। इसी दौरान मैंने क्लियर करना था कोई ना कोई एग्जाम। आई हैड गिवन 13 एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स जॉब्स। तो टूट जाता है आदमी, नो डाउट। एक टाइम पे जब मेरा क्लैरिकल का एग्जाम तक नहीं निकला था, आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन मैं टूट गया था। तो बट ये था कि माता पिता का सपोर्ट था बहुत ज्यादा, पड़ोसियों का वो आपको कभी, देखो, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग आजकल का ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि सामने वाला अगर उदास हो रहा है तो उसको और उदास करो, उसको ऊपर नहीं करेंगे, उसको और करेंगे और उसको गिराएंगे। पर एक दो एक आपका टीचर होगा और दूसरा आपके माता पिता होंगे जो आपको सही राह दिखाएंगे। तो बस फोकस कीजिए, अगर वही है, अगर आपके टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मदर फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो टूटना नहीं है, कंसिस्टेंसी ही रखनी है। एक दिन आपका एग्जाम पक्का ही निकलेगा, पर आपको माइंड में टारगेट सेट करके चलना है कि मेरे को अब इस तक एग्जाम निकालना ही निकालना है। फोकस बहुत क्लियर है, फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए इसका, अदरवाइज भटकने को तो भटक सकता है आदमी। राइट, राइट। आई एम श्योर ये स्टूडेंट जो भी हमें सुन रहे होंगे जरूर ये दिव्यांग की बात को समझेंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा, जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आपको एट द एंड जो है वो स्वार्थी बनना पड़ेगा, यही संसार का नियम है। और जब आप बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई इसके बेनिफिट्स भी हैं। देखिए, फ्लाइट वाइट में अब आप कभी चढ़े तो आपको एक मैसेज वहां किया जाता है कि भाई साथ में किसी को संभालने से पहले अपने आप को संभाल लेना। तो आप अगर संभल जाएंगे तो आप समाज को संभाल लेंगे। आप ही अगर उस लायक नहीं है तो शायद आप किसी को भी, शायद उनकी हेल्प आप नहीं कर सकते। तो पहले अपने बारे में आप सोचें, जैसा दिव्यांग कह रहे हैं, और एक बार आपकी ग्रोथ हो जाएगी तो आप बाकी चीजों को भी साथ में ले चलेंगे। हाँ, अब वही पड़ोसी आपको, अभी मैं वही पड़ोसी मेरे को देख के मतलब देखते हैं कि ये कहाँ पहुंच गया। वो आप जो आपको वो फीलिंग होगी ना, वो आप वो मतलब क्या कहते हैं उसको, फील ही नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा मतलब उसका कोई वर्ड्स ही नहीं है उसके। एक बार आपकी नौकरी लग गई, आपने 2-3 साल निकाल दिया, आपके पास जो सेविंग्स वगैरह होंगी, तो वो अच्छी फीलिंग होगी। अरे वो तो ये भी कहते हैं दिव्यांग की, यार हम तो जानते थे कि ये कर लेगा, हमें तो ये बात मालूम थी। वो तो हम, चूंकि इनिशियल लेवल था, हम जो है ऐसे बोल दिए, पर हमें मालूम था कि इसमें टैलेंट था इस चीज का। हाँ, और मैं स्टूडेंट्स को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, इसमें इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू भी इसमें, ये नहीं कि आपने प्री कर लिया, मेंस कर लिया, हो गया। इंटरव्यू भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इसका इंटरव्यू जो हेड करते हैं वो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, मेरे टाइम पे इंटरव्यू 6 मेंबर्स ने हेड किया था। उसमें से एक आरबीआई का मेन हेड भी था, जिसका वो जो मेन चेयरपर्सन था, और ये पंजाब नेशनल बैंक, नाबार्ड, और इस ये टोटल 6 पर्सन थे उस टाइम पे। तो एक पर्सन जो था वो आपके सिर्फ ड्रेस कोड देखता है। तो मेक श्योर अगर आप प्री मेंस क्लियर कर लें तो ड्रेस कोड आपका प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, कोट पैंट। आइदर यू गो फॉर नेवी, बट प्रॉपर मैचिंग सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक जो पर्सन होता है वो स्पेशली इस चीज के लिए बैठा होता है। उसके 5 से 6 मार्क्स मिल जाते हैं आपको कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। और अगर आपको इंटरव्यू में अगर कोई वो जानबूझ के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे टाइम पे उन्होंने आज के दिन का अखबार का क्वेश्चन पूछ लिया था। इफ यू डोंट नो, सिंपली टेल, डोंट, मतलब झूठ नहीं बोलना कभी कि ये इतना, तुक्का नहीं लगाना, सीधा बोलना आई डोंट नो। उसका कोई मतलब आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो मेरा एक ही सलाह है कि इसमें जो सबसे मेन है, आप डेली अखबार जरूर पढ़िए। वो आपके जॉब लगने के बाद भी काम आएगी, जॉब लगने के तैयारी के काम भी आएगी, दौरान भी काम आएगी। तो ये चीज आप एक न्यूज़पेपर जरूर ऐड कीजिए अपने इसमें, इसकी आदत डालिए बस। मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। राइट। आई थिंक इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था, ये अगला सवाल था ही, और दिव्यांग ने लगभग जो है वो आंसर कर दिया है। तो ये सी बात सही है कि ऑलरेडी आप अगर प्री मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं तो वहां पे आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, और उसको आपको ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आखिरी पड़ाव है। वो क्लियर होगा तो फाइनली आप एसओ जो है वो बन जाएंगे। दिव्यांग, जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो सैलरी का एक जो है वो कॉलम आता है नोटिफिकेशन में, और उस सैलरी के कॉलम के आगे बहुत सारे पर्क्स वगैरह लिखे होते हैं। तो ये क्या बस ऐसे लिखे होते हैं या कुछ इसमें सच्चाइयां भी हैं? अरे बहुत सच्चाई है। सैलरी से ज्यादा पर्क्स का हमें बेनिफिट मिलता है। अब अगर जैसे अगर मैं इस बार चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो चेन्नई में अगर आप
वन बी एच के घर भी लेने जाएंगे तो नॉर्मल जो किराया रहता है तो 25 से 30 हजार रहता है। तो हम हमारा तो बैंक देता है ना, हम तो एलिजिबल है इसके लिए, तो हम आलीशान, मतलब अभी मैं बीच के पास रहता हूँ सर, तो उस वहां पे घर का किराया ही कम से कम 27 से 28 हजार है। तो नॉर्मल पर्सन अगर आईटी में भी लगा हुआ है तो वो क्या अफोर्ड कर पाएगा? अगर उसकी सैलरी ही अगर 40 से 50 हजार होगी, वेदर दे विल गो फॉर 25,000, वो बचाएगा क्या? तो इस मामले में पर्क्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। बैंक आपको पूरा किराया देगा, बैंक आपको पेट्रोल देगा, बैंक आपको मोबाइल का खर्चा देगा, बैंक आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस देगा, बैंक आपको मेडिकल एक्सपेंस देगा, बैंक आपको इंश्योरेंस देगा, बैंक आपको चश्मे तक के पैसे देगा, और इवन अगर आपको कुछ बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराना उसके भी बैंक पैसे देता है। तो इस मामले में, पर्क्स मामले में, दिस इज द बेस्ट जॉब यू कैन गेट। तो ये आपको अलग से मोटिवेशन मिलेगी, सैलरी के अलावा आपके पर्क्स बहुत अच्छे हैं। और हमने ये भी सुना है दिव्यांग की जो सैलरी होती है, लोग ये भी कहते हैं कि अरे एसओ की सैलरी जो है वो पीओ की सैलरी से भी ज्यादा होती है। ईओ से सैलरी से ज्यादा है, बिकॉज इसका थोड़ा स्केल स्केल तो सेम होता है, पर इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो पीओ से थोड़ी सी ज्यादा होती है। प्लस इसमें हमें जो पेट्रोल अलाउंसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा मिलते हैं पीओ से। तो लगभग लगभग 6 से 7 हजार का डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू पीओ। अगर पीओ की मान लीजिए 60 हजार सैलरी है तो हमारी 67,000 सैलरी होगा। दैट इज कैसे एग्जाम्पल। कैसे कैसे बैलेंस करते हैं आप दिव्यांग काम को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी? मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम डिफिनेशन आपसे पूछें, आप जिस पोस्ट में हैं, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर मेरे हिसाब से ये पर्सनैलिटी आपको डेवलप डेवलप करनी पड़ेगी। आपको यही माइंडसेट लेके चलना है कि आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होना जिंदगी में। मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन, पीस, मेरे को तो ये बोरिंग लगता है। मेरा जो मेंटली जो टेंडेंसी है वो है वर्कोहॉलिक। मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ। मैं सुबह 5:30 उठ जाता हूँ। 5:30 उठ के मेरे को अपना जो भी करना होता है, ये अपना जिम से पहले जो अपनी डाइट लेनी होती है, तो 6:30 मैं जिम में पहुंच जाता हूँ। 6:30 जिम पहुंच के 7:30 घर आके अपना ब्रेकफास्ट क्लियर करके सब कुछ पूजा पाठ करके 10 बजे मैं काम पे पहुंच जाता हूँ। 10 से 7 मेरी ड्यूटी है। 7 के बाद आप शाम को अपने जो कुछ भी कोई फेवरेट चीज है, कुछ भी जो उसको दीजिए 1 घंटा पैशन। सारा कुछ, सारा दिमाग, मतलब बैंक में हो तो बैंक में दिमाग रखो, घर पे आए तो जो आपकी पसंदीदा चीज है, आइदर पेंटिंग आपकी पसंदीदा चीज है, कुछ कईयों का बुक रीडिंग फेवरेट चीज रहती है, कईयों का म्यूजिक फेवरेट चीज रहता है, कईयों का डांस फेवरेट चीज रहता है, तो वो उसको जरूर ऐड कीजिए अपनी लाइफ। उससे ये होगा कि आपका जो पूरा वर्क का जो आपका स्ट्रेस रहेगा वो शाम को रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट डे यू विल फील हैप्पी। राइट, तो राइट। हाँ, और फैमिली को भी पूरा टाइम दीजिए। जैसे अभी मैं रात को, मेरे को 10 बजे वीडियो कॉल करना होता है घर पे, आधा घंटा उनसे ही बात कीजिए, उनको बताइए कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मेरे को क्या 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 अचीव किया मैंने, क्या क्या पसंद का काम किया मैंने। तो ये भी आपको उनका भी मतलब देख के चलना पड़ेगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। स्ट्रेस, गवर्नमेंट जॉब है, नो इशू। एक एक सामाजिक रूमर चलता है दिव्यांग की बैंकिंग के अंदर जो है वो काम बहुत ज्यादा होता है, वर्क का लोड काफी होता है, वर्क का कभी कभी प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। दिव्यांग, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क का लोड लेना सर बहुत पर्सन टू पर्सन है। अगर आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे तो कई होते हैं इसको एज ए लोड लेते हैं, तो उनके लिए तो सर ये लोड ही रहेगा। कई इसको एज ए काम लेते हैं कि काम है तो करना है। थर्ड जो होते हैं, जो थोड़े नेक्स्ट लेवल होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि आज मुझे कुछ सीखने को मिला, आज मुझे ये बैलेंस शीट पढ़ने को, आज मुझे ये रेशियोज देखने को मिली है, तो ये मेरे आगे जाके काम आएगा। तो आपको जो अपना मेंटल जो आपको बनाना पड़ेगा वो आपको अपॉर्चुनिटी से बनाना पड़ेगा। हर चीज में मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आज मैंने क्या सीखने को देखा। आपको हर चीज लोड लेके नहीं करना। जो आलस तो जो कर गया तो वो तो पेपर भी क्लियर नहीं कर पाएगा। जो पेपर क्लियर कर पा रहा है वो मतलब आलसी नहीं है, वो वर्कोहॉलिक है। उसका एटीट्यूड वर्कोहॉलिक ही है जो पेपर क्लियर कर पा रहा है। तो इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रेशर तो रहेगा। देखो, अगर आईएएस का एग्जाम भी क्लियर करते हो, आईपीएस का एग्जाम भी क्लियर करते हो, प्रेशर तो वहां पे भी है सर। तो ये तो हमारे पे डिपेंड है, हम कैसे लेते हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। दिव्यांग, जैसे हम लोग पीओ में देखते हैं कि आप जब प्रोविजनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आप 2 साल बाद, एक सर्टेन टाइम बाद, आपकी पोस्ट एएम बन जाती है। फिर एएम से आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक टाइम के बाद आपकी वहां से ग्रोथ होती है, फिर आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की ग्रोथ का लेवल किस तरह से होता है? कैसे आप इसमें सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ पाते हैं? सर सेम एज ए पीओ। पीओ का भी 3 साल बाद प्रमोशन का एग्जाम होता है, मार्केटिंग ऑफिसर का भी 3 साल बाद प्रमोशन का एग्जाम होता है।
मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट भी एएमई मानी जाती है, उसमें बस लिखा देता है असिस्टेंट मैनेजर ब्रैकेट में मार्केटिंग। पीओ में असिस्टेंट मैनेजर होता है सिर्फ। तो एक टाइम पे आके जो स्केल अगर 2 बन गए तो दोनों की पोस्ट बराबर हो जाती है, बोथ विल बिकम मैनेजर, नो मार्केटिंग नथिंग, बोथ विल बिकम मैनेजर। स्केल 3 पे जाके आप बनेंगे सीनियर मैनेजर, 4 पे जाके चीफ मैनेजर, 5 पे जाके बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, 6 पे आके डिप्टी जनरल मैनेजर, 7 पे आके जनरल मैनेजर, 8 पे चीफ जनरल मैनेजर, देन 9 पे आपका ईडी जो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। तो सिर्फ स्केल 1 तक ही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। सेकंड पे आके दे विल बिकम पैरेलल मैनेजर। टाइमिंग सेम होता है, 3 साल में दोनों एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के। तो ग्रोथ दोनों का बराबर रहता है, ग्रोथ में कोई इश्यू नहीं है। चलिए, आज हमने दिव्यांग से वो सारे सवाल किए जो एक स्टूडेंट की बेसिक नीड होती है, जो एक स्ट्रगल का जो भी आपका पर्सपेक्टिव होता है आफ्टर एसओ क्लियर करने के बाद एक लाइफस्टाइल क्या होती है। आई थिंक दिव्यांग ने हमें बहुत क्लैरिटी से हर एक सवालों के आंसर दिए हैं। दिव्यांग, एक फाइनल सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। इस समय बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं और एसओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन है, एसबीआई का भी सामने नोटिफिकेशन हमारे सामने। ऐसे कौन से मंत्रास दिव्यांग देना चाहेंगे कि भाई ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, ये बिल्कुल मत करना, ये कभी नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा? दिव्यांग। हाँ जी, तो वही जैसे मैंने पहले बोला, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उससे पहले मैं एक ऐड करना चाहूंगा, ये मत देखना कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं है। आपको मोटिवेटेड नहीं रहना, आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन बहुत बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब इसको मैं बता नहीं सकता कि ये अगर आपने डिसिप्लिन ले लिया लाइफ में, तो मोटिवेशन तो मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है उसकी। तो डिसिप्लिन आपको लेके चलना है। आपको डेली का, जैसे अगर मैथ का आपने एक लेक्चर किया, जैसे परसेंटेज किया, तो पूरा दिन आपको परसेंटेज ही करना है। दूसरा, बिल्कुल आजकल बच्चे भटक जाते हैं कि आज परसेंटेज, दोपहर को परसेंटेज कर लिया, शाम को रेशियो कर लिया, और रात को मैं तीसरा पकड़ के बैठ जाऊंगा। नहीं, आपको टाइम टेबल बनाना है। आप एक तो पेज लीजिए, उसको दीवार पे चिपका दीजिए। सुबह 7 बजे मेरे को अखबार पढ़ना है, 8 बजे मेरे को ये करना है। मेरा तो ये कंसेप्ट था, मैंने दीवार उस पे अपने डोर पे लगा दिया था। उसमें आपको ये भी लेना है कि टी ब्रेक कितने बजे है, मेरा टी ब्रेक का भी लिखना है उसमें। लंच इतने बजे है और इतने ही घंटे लंच करना है। इतना रेस्ट रेस्ट भी लेना, आधा घंटा ही लेना है, कोई 45 मिनट 50 मिनट ऐसे नहीं जाना। यही डिसिप्लिन है, इसको ही कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये बराबर चलनी चाहिए। देन आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन भगवान भी कहेगा तू ले ले भाई मेरे हाथ में नहीं है, तू कर लेगा क्लियर। तो ये आपको लेके चलना है। आपको पहला काम क्या करना है, अपना एक पेज लेना है, उस पे टाइम टेबल बना के अपनी आज ही चिपका दो अपने उस पे, अपना डोर पे और दीवार पे, जहां आपको कंफर्टेबल कि सुबह उठ के देखना। आप इसको फॉलो करके शाम को अपने आप को बोलना, हाँ आज मैंने पूरा कर लिया। कई बच्चे होते कि ओवर कर जाते हैं कि आज मैंने इनफ नहीं किया। अगर आपने वो टाइम टेबल फॉलो कर लिया, दैट्स इट, यू कैन गो फॉर रेस्ट। दिमाग को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। चलिए, आई थिंक देखिए, दिव्यांग ने इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई कि मैं खुद ही भाव विभोर होकर सुन रहा था, और वाकई में ये स्ट्रेटेजीज ही एक्चुअल में काम आती हैं। जैसे दिव्यांग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई डिसिप्लिन, आप मोटिवेट रहो या ना रहो, लेकिन आपको डिसिप्लिन, जिसको सिंपल भाषा में कंसिस्टेंसी कहते हैं, अगर आप किसी एक चीज में कंसिस्टेंट हैं तो उसे ये कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड आपको रियलाइज होगा कि डिसिप्लिन हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले दिव्यांग, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी करंट सफलता के थैंक यू लिए। सर। थैंक यू और सर। हमें बहुत खुशी है कि आप उस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप अपने अच्छे बिहेवियर से, अच्छे काम से उस बैंक की ग्रोथ में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है दिव्यांग कि आप इसी तरह से काम करके उस बैंक को, जहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो सो मच। और एक अगर मोटिवेशन लेना तो अर्पित सर से ऊपर कुछ नहीं है। आपको जो अर्पित सर कोड देते हैं, वो पर्सनली उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैं वो उनके कोड डेली देखता था। स्पेशली मैं लेक्चर इसलिए ज्वाइन करता, पहले कोड आएगा तो ही मैं शुरू करूँ। तो अब अगर कई बार लिटिल होता है कि हाँ थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा है, तो अर्पित सर के कोड पढ़ लीजिए, बहुत आपको काम आएंगे आगे जाके। चलिए, थैंक यू सो मच दिव्यांग, अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। ये थे दिव्यांग, जिनकी हमने सक्सेस स्टोरी समझी। हमने ये समझा कैसे इनिशियल लेवल में सब्जेक्टिव जो है वो दिक्कतें आती हैं, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं।
मॉक टेस्ट की भूमिका कितनी होती है, सामाजिक प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर ज्वाइनिंग आपको मार्केटिंग ऑफिसर या फिर आप एसओ की किसी भी पोस्ट में हैं, कैसे आपके जीवन में ग्रोथ होंगी, वो सारी चीजें हमें दिव्यांग ने बहुत अच्छे से समझा दी हैं। मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि जो एक डिसिप्लिन, जो तरीका, जो स्ट्रेटेजीज आई थिंक दिव्यांग ने हमसे शेयर करी हैं, अगर आप उसको 1% भी फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और दिव्यांग के साथ, जहां पे उनकी भी सक्सेस स्टोरी हम सीख रहे होंगे और उनसे भी प्रॉपर मोटिवेट हो रहे होंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।